हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। कैसे हैं सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। रिसेंटली कुछ जीएनएम के स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि सर हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमें जीएनएम के पेपर सॉल्व करवाइए। तो ये एक पेपर है जो हमारे जीएनएम के स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था और रिक्वेस्ट की थी कि इस पेपर को सॉल्व करवाइए और बाकी भी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके पेपर्स सॉल्व करवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो ये पेपर है जीएनएम फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड। जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल मींस नर्सिंग काउंसिल ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और ये पेपर जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल ने कंडक्ट करवाया था अक्टूबर-नवंबर 2023 में। तो इस पेपर को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा पेपर है? जीएनएम फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर सेकंड। टोटल टाइम होता है इसमें 3 घंटे में आपने पेपर करना है और मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 100। पेपर को डिवाइड किया गया है दो सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन सेक्शन ए में टोटल आपके पास हैं 7 क्वेश्चन, बट 7 में से आपने करने हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन। बट हम इस पेपर में, इस वीडियो लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप ये एक पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, तब भी आपके चांसेस रहेंगे आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन हैं, आपने 5 करने हैं। हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हैं, तो हर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का है, तो 12 इंटू 5 तो हो जाएगा आपका 60 मार्क्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए गए हैं 3 एंड 9, 3 एंड 9, 3 एंड 9। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफाइन साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और साइकोलॉजिकल का रोल क्या है नर्सिंग के प्रोफेशन में, इसके 9 नंबर आपको मिलेंगे। मेंटल हेल्थ को डिफाइन करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे और उसके इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करेंगे तो 9 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फैमिली एज सोशल यूनिट, तो ये जो है ये भी आप टोटल 12 नंबर का है, 3 और 9 नंबर का में इसको डिवाइड किया गया है। मीन्स फैमिली क्या होती है उसको आप डिफाइन कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे और फैमिली एज अ सोशल यूनिट की बात करेंगे तो 9 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही 6 सोशल प्रॉब्लम्स के सिर्फ नाम बताने हैं आप, तो सिर्फ नाम बताएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा एक सोशल प्रॉब्लम जो कि एडिक्शन है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो 6 नंबर और मिल जाएंगे। कम्युनिटी क्या होता है आपने डिफाइन करना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। और रूरल कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना है तो 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। एक सोसाइटी में मैं आप हम सब इंडिविजुअल हैं, हमारे कुछ राइट्स भी हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो 6 नंबर में आ जाएगा आपका राइट्स और 6 में आ जाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 जितनी भी होती हैं, सिर्फ उनके नाम बताएंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। किसी एक को एक्सप्लेन करेंगे तो 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा सा हमने देख लिया। ऐसे ही सेक्शन सेकंड होगा, ये 40 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, आपको 5 ही करने हैं। यहाँ हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेक्शन ए जो है पहला सेक्शन है वो हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। इस पेपर का के अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, तो आप बताएंगे कि हम जीएनएम के स्टूडेंट हैं, हमें वो वाली पीडीएफ चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा कि इस लेक्चर का पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे।
सेक्शन सेक्शन ए 60 नंबर का हम डिटेल में कवर करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है और व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं, नर्स बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है साइकोलॉजी पढ़ने का। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है या साइकोलॉजी क्या होता है और रोल क्या है साइकोलॉजी का नर्सिंग के प्रोफेशन में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। किसका साइंटिफिक स्टडी है? तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का। मेरा, आपका, हम सब का जो बिहेवियर है उसको कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर। तो साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। ठीक है, हम सब में मेंटल प्रोसेस है, तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी और मेंटल प्रोसेस की स्टडी, कौन सी स्टडी? साइंटिफिक स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। इतनी डेफिनेशन लिखेंगे आप तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन कितने का था? 3 और 9। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप बात करेंगे रोल की। चलिए, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो नर्सिंग प्रोफेशन में साइकोलॉजी का क्या रोल है? साइकोलॉजी, आप नर्स बनने जा रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है साइकोलॉजी पढ़ने की। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। साइकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्सिंग। नर्सिंग में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो उस बिल्डिंग का प्लंथ होता है, उस बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, वो जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं उस बिल्डिंग के लिए, उतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए साइकोलॉजी पढ़ना, नर्सिस के लिए साइकोलॉजी पढ़ना। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज क्योंकि नर्सिस ने पेशेंट के साथ डील करना है। सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं, पेशेंट की बॉडी के साथ भी डील करना है, जिस बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, और पेशेंट के माइंड के साथ भी डील करना है। तो साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नर्सिस ने डील करना है पेशेंट की बॉडी के साथ और पेशेंट के माइंड के साथ। कैसे समझते हैं? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट। आपके पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया है, आपने सबसे पहले उसको समझना है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या करता है? साइकोलॉजी हेल्प्स नर्सिस अंडरस्टैंड इमोशंस लाइक फियर, एंजाइटी, एंगर। एक पेशेंट आपके पास आया है, अगर आपको उसकी साइकोलॉजी पता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो पेशेंट डर में है, क्या वो पेशेंट गुस्से में है, या क्या वो पेशेंट एंजाइटी में है, बेचैनी में है। ठीक है, और साइकोलॉजी क्यों जरूरी है? ताकि आप कम्युनिकेशन कर पाएं, बात कर पाएं, अपनी बात बता पाएं, पेशेंट की बात सुन पाएं। बेटर कम्युनिकेशन किसके बीच में? बिटवीन नर्सिस एंड देयर पेशेंट्स। क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इम्प्रूव्स टॉकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। बात करनी है आपने उनके साथ और उनको सुनना है। ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट। पेशेंट के बीच में और नर्स के बीच में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है अगर आपको साइकोलॉजी की समझ है। मेंटल सपोर्ट। अब हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं वो बीमार होते हैं, वो स्ट्रेस में होते हैं, वो बीमारी की हालत में होते हैं, तो उन पेशेंट्स को मेंटल सपोर्ट देना भी आपका काम है। ठीक है, बिहेवियर चेंज क्या है ये? आपके पास कोई पेशेंट आया, लेट अस सपोज वो टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और वो दबा के स्मोकिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ बात करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे, उसको साइड इफेक्ट बताएंगे कि स्मोकिंग के क्या साइड इफेक्ट हैं, अच्छे से बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी स्मोक करेंगे, तो एक हेल्दी हैबिट्स के लिए आप उसको एनकरेज करेंगे, तो शायद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए और वो स्मोकिंग छोड़ दे। ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्ट पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनको भी आपको हैंडल करना है। ऐसा नहीं कोई अग्रेसिव सा पेशेंट है, अगर आप भी उसके साथ गुस्से से बात करेंगे तो वो आपको थप्पड़ भी लगा सकता है। तो
डिफिकल्ट पेशेंट्स को हैंडल करने में हेल्प करता है साइकोलॉजी। यूजफुल इन डीलिंग विद अग्रेसिव और डिप्रेस्ड पेशेंट्स। ठीक है, अग्रेसिव और डिप्रेस्ड पेशेंट्स को डील करने में साइकोलॉजी हेल्प करता है। ठीक है, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, शायद मेरे मुंह से कहीं सोशियोलॉजी तो नहीं निकल गया। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक हमने सोशियोलॉजी की बात नहीं की, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्फ केयर ऑफ नर्सेज। साइकोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी केयर कर पाएँ। भाई आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्ट्रेस में नहीं होंगे, तभी तो आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे, अपने पेशेंट्स की हेल्प कर पाएंगे। तो साइकोलॉजी हेल्प करता है नर्सिस को अपना नर्सिस का स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, और ताकि उनको जो काम है उनका वो बर्डन ना लगे। एक एग्जांपल से हम इस पूरा जो हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज करो आपके हॉस्पिटल में एक कैंसर पेशेंट आता है। कैंसर पेशेंट है, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होगा। तो अ नर्स यूजिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप अपना साइकोलॉजिकल स्किल यूज करेंगे, उस पेशेंट को कंफर्ट करने की बात करेंगे, उसको मोटिवेट करने की बात करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। आप उससे बात करेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास हजारों के हिसाब से कैंसर पेशेंट आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और सारे के सारे यहाँ से ठीक होके जाते हैं। आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो हमारे हाथ से ठीक होके नहीं गया। इतनी पॉजिटिव बात करेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, तो आधी आधी बीमारी तो उनकी इसी से ही ठीक हो जाएगी। तो जो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा वो क्या है कि साइकोलॉजी जो है वो नर्सिस को हेल्प करता है टू प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, मीन्स ऑल राउंड केयर, फिजिकल केयर, मेंटल केयर। ठीक है, इसकी पेशेंट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया। डेफिनेशन थी साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेस का। उसके बाद रोल क्या है साइकोलॉजी का नर्सिंग प्रोफेशन में, तो आपने पढ़ लिया। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड नर्सिस, बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड नर्स, मेंटल सपोर्ट देना पेशेंट को, बिहेवियर चेंज करना अपने पेशेंट का हेल्दी टॉक करके, डिफिकल्ट पेशेंट्स को हैंडल करना और अपनी केयर भी करनी, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल से हमने समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ, नर्सिंग प्रोफेशन में जो आप करने जा रहे हैं, जो आप बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्या आपको पता है मेंटल हेल्थ क्या होता है? जिसको पता है वो पहले वीडियो को पॉज करे और कमेंट सेक्शन में हमें लिखे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ वीडियो को पॉज करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को हाइप भी करें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। हमारा वेबसाइट भी है www.studywings.online और हमारा एप्लीकेशन भी है स्टडी विंग्स ऑनलाइन, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए, iOS यूजर्स और एंड्रॉयड दोनों के लिए। ठीक है, बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो मेंटल हेल्थ क्या है, एक स्टेट है किसका, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग का, वेयर अ पर्सन कैन हैंडल स्ट्रेस एंड लिव नॉर्मली, जहां एक इंसान स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाता है। तो मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आप मेंटली अच्छे होंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, नर्सिंग प्रोफेशन में जाएंगे और बहुत अच्छे से अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट्स को अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, चलिए
तो मेंटल हेल्थ क्या हो गया? इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, जहां एक पर्सन अपने स्ट्रेस को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता है और अपनी जिंदगी खुशी से जी पाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ? क्यों जरूरी है? हेल्प्स इन कोपिंग विद डेली स्ट्रेस। में हम आप सब कितने सारे स्ट्रेस के साथ जूझ रहे होते हैं। हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, तो उसको हम, अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बड़ा इजीली हम उससे बाहर निकल जाएंगे। इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। ठीक है, आपके आपके अंडर काफी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपने उनके लिए डिसीजन लेना है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप डिसीजन कैसे ले पाएंगे? मेंटेन्स हेल्थी रिलेशनशिप। हमारे हमारे रिलेशनशिप होते हैं हमारे माँ बाप के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हम आपके रिलेशनशिप आपके हॉस्पिटल्स के स्टाफ के साथ, ओनर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, तो ये सारे रिलेशन आप अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। मेंटल हेल्थ अच्छी है तो काम अच्छे से कर पाएंगे, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। मेंटल हेल्थ अच्छा है तो मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये इनसे आप बच पाएंगे। और क्या करता है? मेंटल हेल्थ प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप खुश रहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ऐसी एग्जाम्पल्स एग्जाम में देते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट विद गुड मेंटल हेल्थ कैन हैंडल एग्जाम प्रेशर कॉलमली। ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, टफ से टफ पेपर आएगा, आप बड़े अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे। और अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको एंजाइटी होगी, आप पेपर नहीं कर पाएंगे। नर्सिंग में क्या ज़रूरत है मेंटल हेल्थ की? तो मेंटल हेल्थ नर्सिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पेशेंट्स को इमोशनली केयर करना है आपने अपने पेशेंट्स की, और प्रिवेंट्स स्ट्रेस एंड बर्डन इन नर्सिस। तो आपके ऊपर भी स्ट्रेस ना आए, आपके ऊपर बर्डन ना आए काम का, आपके बॉस का, इस चीज़ को भी आपने हैंडल करना है। कंक्लूजन एक लाइन में देखते हैं कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फैमिली एज सोशल यूनिट। तो फैमिली का कंसेप्ट क्या है एज सोशल यूनिट, समझते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं फैमिली क्या होता है। मेरी, आपकी, हम सब की एक फैमिली है। तो फैमिली क्या है? फैमिली इज द बेसिक सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स। ये एक बेसिक सोशल ग्रुप है जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, जो भी एक फैमिली में अच्छे से एक साथ रह रहे हैं, वही कहलाता है फैमिली। पता है आपको फीचर्स क्या क्या है फैमिली के? तो फैमिली जो होती है ये बेस्ड अपॉन या तो मैरिज पे बेस्ड होती है या ब्लड रिलेशन पे। आपके फादर आपके मदर की शादी हुई है, ठीक है ना, उनमें ब्लड रिलेशन तो नहीं है, बट माँ बाप और बच्चों के बीच में ब्लड रिलेशन है, बहन और भाई के बीच में ब्लड रिलेशन है। तो यही है फैमिली। फैमिली में आपको मिलता है प्यार, फैमिली में आपको मिलता है इमोशनल सपोर्ट। फैमिली पहली जगह होती है, पहला स्कूल होता है बच्चे के लिए सीखने के लिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है फैमिली के? फर्स्ट फंक्शन है सोशलाइजेशन। हमें फैमिली से सोशलाइजेशन मिलती है। कैसे? हम फैमिली से वैल्यूज सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, अपने तौर तरीके सीखते हैं। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसकी वैल्यूज कुछ अलग होंगी, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका कल्चर कुछ अलग होगा। लेट अस सपोज आप कश्मीर से हैं तो आपका खाना अलग होगा, अगर आप जम्मू से हैं तो आपका खाना अलग होगा। कश्मीर से हैं तो आपका कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो अलग होगा, जम्मू से हैं तो अलग होगा, पंजाब से हैं तो अपना एक उनका स्टाइल होगा। बाकी अगर आप कश्मीर से हैं तो वहाँ शादियाँ अलग तरीके से होती हैं, जम्मू में अलग तरीके से होती हैं, पंजाब में अलग तरीके से होती हैं। तो यही है कल्चर। ठीक है, आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप कोई मिलता होगा तो उसको सलाम करते होंगे, हिंदू से हैं तो आप नमस्ते कहते होंगे, पैर छूते होंगे। तो यही वैल्यूज़ हैं। मंदिर में जाते होंगे तो आप अपने जूते उतार के जाते होंगे।
मस्जिद में जाते होंगे तो जूते उतार के जाते होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट, फैमिली हमें इकोनॉमिक सपोर्ट देती है, पैसा देती है, जेब खर्चा देती है, हमें खाना देती है, रहने की जगह देती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें सेफ्टी देती है, हमें केयर देती है, ठीक है। फैमिली हमें इमोशनल सपोर्ट देती है, प्यार देती है, बॉन्डिंग देती है। आपस में बहन भाई माँ बाप में कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। आपके फादर ने आप पे गुस्सा किया, आपको थप्पड़ लगा दिया आपके फादर ने, बट बाहर जाके आपने देखा कोई पड़ोसी आपके फादर को गालियां निकाल रहा है, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। किसी पड़ोसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप वहां बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्यार है, यहाँ बॉन्डिंग है, यहाँ केयर है, यहाँ सेफ्टी है। और क्या काम है फैमिली का? रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो इससे आगे सोसाइटी बढ़ती है, कंटिन्यूशन ऑफ सोसाइटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, लेट अस सपोज आपके माँ बाप आपको क्या सिखाते हैं? अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, ठीक है, कि बेटा सर पे दुपट्टा रखना है, फालतू बार घूमना नहीं है, कोई बड़ा मिले तो उसको सलाम नमस्ते कहना है, गालियां नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, चोरी नहीं करनी। आपको डिसिप्लिन सिखाती है फैमिली, आपको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना सिखाती है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, इसका सबसे बड़ा रोल किसको जाता है? फैमिली को जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की फाउंडेशन, सोसाइटी की नींव क्या है? फैमिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनैमोरेट एनी 6 सोशल प्रॉब्लम्स। कोई 6 सोशल प्रॉब्लम्स पहले बताइए, इनलिस्ट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम जो कि एडिक्शन है उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं? पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, अनपढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्राइम, जुर्म, ड्रग एडिक्शन, नशा, ओल्ड और चाइल्ड लेबर, ठीक है। अब इसमें से ड्रग एडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, अगर आप ये 6 सिर्फ लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद एडिक्शन क्या है? Addiction is a harmful dependence on substances like alcohol, drugs, tobacco. आपने देखा होगा परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को बीड़ी पीने का नशा है, किसी को तंबाकू खाने का नशा है, किसी को ड्रग्स लेने का नशा है, किसी को शराब पीने का नशा है, शराब पीने का एडिक्शन है। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, यही है एडिक्शन, ठीक है। और कौन कौन से नशे होते हैं आप मुझे आप जानते हैं? अच्छा, एक नशा होता है, ये नशा किस किस को पता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या है ये? NASWAR, ऐसा कुछ होता है? क्या आपने देखा है कोई ये नशा करते हुए? और इसमें जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है काजेज ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन होता क्यों है? ठीक है, क्यों होता है? पीर प्रेशर, फ्रेंड सर्कल में कुछ कोई लोग नशे करते हैं तो वो अपने दोस्त को बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, आज सिगरेट का एक सूटा लगा ले, कुछ नहीं होता। अगली बार फिर से एक सूटा लगा देता है वो, अगली बार फिर लगा देता है, और इस तरह से वो उसको एडिक्शन हो जाता है। आज कहते हैं, अब दोस्त कहते हैं कि आज कुछ नहीं होता, दारू थोड़ी सी लगा ले, एक सिप लगा ले, कल 2 सिप, फिर 3 सिप, और ऐसे करते करते हो जाता है एडिक्शन, पीर प्रेशर। दूसरा, स्ट्रेस और डिप्रेशन। हर कोई आज स्ट्रेस में है, हर कोई डिप्रेशन में है, किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को शादी की टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, तो सोचते हैं कि हर टेंशन की दुआ दारू है, हर टेंशन की दुआ नशा है, ऐसा लगता है उनको, और वो फिर उसमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। हर किसी को होता है यार ये कैसा होता होगा, ट्राई करते हैं ज़रा, तंबाकू कैसा होता होगा, अच्छा आज एक सूटा लगा लेते हैं कैसा होता होगा, तो उस चक्कर में वो फंस जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स नशा कर रहे होते हैं तो बच्चे भी मोस्टली सोचते हैं अगर हमारे पापा सिगरेट पी रहे हैं तो क्यों ना हम पिएं, हमारे पापा दारू पी रहे हैं तो क्यों ना हम पिएं, तो ऐसे फंस जाते हैं नशे में। अफेक्ट्स क्या होते हैं एडिक्शन के? तो हेल्थ खत्म हो जाती है, लंग्स खत्म हो जाते हैं,
लीवर खत्म हो जाता है, मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क हो जाता है, फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, दारू का नशा है तो वो चोरी करेगा, वो घर से सामान बेचेगा, कुछ भी करके वो अपना नशा पूरा करेगा। फाइनेंशियल लॉस, पैसा बर्बाद तो होता ही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बच्चा है, एक लड़का है जिसने स्मोकिंग स्टार्ट कर ली है, क्योंकि उसके दोस्त जो थे उन्होंने बोला वो पीते हैं, तो उसने भी स्टार्ट कर लिया। बट आस्ता आस्ता उसको एडिक्शन हो गया, और फिर क्या होगा एडिक्शन से? उसकी हेल्थ खराब, उसके लंग्स खराब, उसके लीवर खराब, उसकी मेंटल हेल्थ खराब, फैमिली कन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिवेंशन। अगर एडिक्शन हो गया है तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है कि जो नशा है ये गलत चीज़ है, इससे आपकी फैमिली, इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, समझाया जाता है इससे क्या क्या होता है। बाकी रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। एडिक्शन हार्मफुल होता है आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए। चलिए, डिफाइन अ कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब रूरल कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है और रूरल कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सेम एरिया, शेयरिंग कॉमन लाइफ एंड कल्चर। कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, जिनका कल्चर सेम है, जिनकी लाइफ के तौर तरीके सेम हैं, वैल्यूज सेम है। ठीक है, कश्मीर कम्युनिटी, कश्मीरी लोग, मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, तो हर कम्युनिटी के अपने अपने वैल्यूज़ हैं, अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं। ठीक है, तो रूरल कम्युनिटी क्या है? रूरल कम्युनिटी, अ रूरल कम्युनिटी इज़ अ विलेज एरिया, एक गांव का एरिया है जहां लोग रहते हैं और मोस्टली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज सिमिलर हैं, उनके रहने के तौर तरीके एक जैसे हैं, उनका कल्चर एक जैसा है। करेक्टरिस्टिक क्या होती है रूरल कम्युनिटी की? तो इसको आप कंपेरेटिव वे में भी पढ़ सकते हैं, रूरल कम्युनिटी वर्सेस अर्बन कम्युनिटी। मींस रूरल कम्युनिटी गांव की कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी शहर की कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी में मोस्टली स्मॉल पॉपुलेशन होती है, अर्बन कम्युनिटी में लार्ज पॉपुलेशन होती है। ठीक है, रूरल कम्युनिटी में क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। आपको पता है आपके पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम है, आप उसके पास जाएंगे, उसको कोई दुख तकलीफ है, आप एकदम से शामिल होंगे। बट शहर में आपको क्या पता, आपको आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ गांव में ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, पुरानी तरह का लाइफस्टाइल है, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। तो शहर में क्या है? मॉडर्न लाइफस्टाइल। गांव में लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं, बट शहरों में आपको पता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी खासी होती हैं। कोई भी मेडिकल कॉलेज है वो शहर में होता है या गांव में? बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। शहरों में इलिटरेसी लो होती है, लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सॉरी, रूरल कम्युनिटीज़ में इलिटरेसी कम होती है और शहर में ज़्यादा होती है। कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। रूरल कम्युनिटी में पॉपुलेशन कम होती है, रिलेशनशिप क्लोज होते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल होता है पुराने ज़माने का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम होती हैं और पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, विलेजेस जहाँ लोग रहते हैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फार्मिंग में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में आते जाते हैं। बट शहरों में ऐसा नहीं होता। नर्सिस के लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना? क्यों? क्योंकि नर्सिस प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर। तो नर्सिस प्राइमरी हेल्थ केयर देती हैं, तो उनको पता होगा ये गांव से आया है पेशेंट, ये शहर से आया है। गांव वाला बेचारा सीधा साधा होगा, अनपढ़ होगा, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी, तो उसके साथ वैसे डील करना है। शहर वाले के साथ थोड़ा अच्छे से डील करना है, उसी की लैंग्वेज में डील करना है। ठीक है ना? नर्सिस ने हेल्थ अवेयरनेस देनी है गांव में, इम्प्रूव कराना है सैनिटेशन, साफ सफाई। तो रूरल कम्युनिटीज़ नीड मोर हेल्थ सपोर्ट एंड अवेयरनेस। तो गांव की कम्युनिटीज़ को हेल्थ केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है शहर के बदले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको 5 करने हैं, आप 6 के 6 करेंगे, कोई ना कोई यहाँ से एग्जाम में आ जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। हर सोसाइटी में इंडिविजुअल रहते हैं, आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन सबको हम इंडिविजुअल्स कहते हैं और इंडिविजुअल से ही बनती है सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के कुछ राइट्स हैं, ठीक है, और कुछ उनकी ड्यूटीज हैं, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, पहले देखते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का राइट है क्या? राइट टू एजुकेशन। आपको पता है, अगर आपने पॉलिटिक पढ़ी है तो आर्टिकल 21 में आता है राइट टू एजुकेशन। ऐसे ही हर किसी को हक है एजुकेशन का, मीन्स राइट टू एजुकेशन। हर किसी को हक है, राइट है इक्वालिटी का, सब बराबर हैं। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का राइट है। राइट टू हेल्थ, अच्छी सेहत होना भी एक फंडामेंटल राइट है। और राइट टू सेफ्टी। तो इंडिविजुअल्स के राइट क्या क्या हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू सेफ्टी। अगर आपको राइट्स मिले हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं सोसाइटी की तरफ। क्या? रूल रेगुलेशन, कानून आपको मानना है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए ही है तो इंडिविजुअल्स ने मानना है। रिस्पेक्ट करनी है सबकी। टैक्सेस पे करने हैं सरकार को, इसी टैक्स के पैसे से अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो ईमानदारी से टैक्स देना है। इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना, पेड़ नहीं काटने, पानी गंदे नहीं करने, सोसाइटी की हेल्प करनी है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अ पर्सन हैज राइट टू एजुकेशन। एक पर्सन है, अगर उसके पास राइट टू एजुकेशन है, वो पढ़ सकता है, पढ़ने का राइट है, तो एट द सेम टाइम उसको स्कूल के रूल्स को भी रिस्पेक्ट देनी है और टीचर को भी रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, चलिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज? क्योंकि मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस, हर किसी के साथ को जस्टिस मिले, इंसाफ मिले। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज साथ साथ जाती हैं, सोसाइटी को बैलेंस करती हैं। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा, आपको पढ़ने का अधिकार है तो आपको स्कूल के रूल रेगुलेशन की भी रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इनैमोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इनलिस्ट कीजिए कि कौन कौन सी होती हैं और कोई एक एक्सप्लेन कीजिए। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग की टाइप है। ठीक है, यहाँ हम डिटेल में तो चीज़ें नहीं पढ़ सकते, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नर्सिस के रेगुलर लेक्चर भी हम डाला करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम वो भी लेकर आएंगे। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आएंगी तो 6 नंबर तो इसी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 5 या 6 नंबर इसी से मिल जाएंगे। कौन कौन सी है, कैसे याद रखेंगे? COTIO, सी फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या होते हैं ये? इतना तो हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे, आपके लिए एक एक्सप्लेन करेंगे जो पेपर में पूछी गई है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऐसी लर्निंग जो रिवार्ड और पनिशमेंट पे बेस्ड हो। कैसे? अभी हम समझेंगे। अच्छा, पहले समझ लेते हैं। लेट अस सपोज एक बच्चा है, तो अगर उसको लेट अस सपोज उसने 10 नंबर में से 8 नंबर लिए, तो टीचर ने उसकी तारीफ की, उसको पेन गिफ्ट कर दिया, तो अगली बार वो और पढ़ेगा और शायद 10 आउट ऑफ 10 ले ले। तो क्या है ये? अ चाइल्ड स्टडीज एंड गेट प्रेज। एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है और उसको प्रेज मिल रही है तो वो ज्यादा पढ़ाई करेगा। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो बड़ा शरारती है, मिसबिहेव कर रहा है, अगर उसको सजा मिलेगी तो वो सोचेगा अच्छा मिसबिहेव करने से तो पटाखे ही पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार भी खा लेंगे। ठीक है, तो
लर्निंग बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ऐसी लर्निंग जो रिवार्ड पे बेस्ड हो और पनिशमेंट पे बेस्ड हो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेंट लर्निंग। नहीं समझ आया अभी तक? फिर से बता देता हूँ। हाँ, सपोज करो आपने अपनी क्लास में टॉप किया। आप एक आपके पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए एक ए बच्चा है, नाम ले लीजिए, कोई नाम लिख लेते हैं। एक बच्चा है उसका नाम है अर्जुन, और इस एक उसका भाई है जिसका नाम है राम, ठीक है। दो बेटे हैं एक ही माँ बाप के। अर्जुन ने अपनी क्लास में टॉप किया तो उस पेरेंट्स खुश होंगे, तो अर्जुन को क्या करेंगे? बाइक गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर बेटा आप दोनों टॉप करोगे तो दोनों को बाइक मिलेगी, ठीक है। राम फेल हो गया तो राम को क्या मिलेगा? बाइक या पनिशमेंट? पनिशमेंट मिलेगी। माँ बाप बात नहीं करेंगे, डांटेंगे, तो डांटना भी एक पनिशमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सी लर्निंग है? ये है ऑपरेंट लर्निंग। लर्निंग बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज कॉल्ड एज ऑपरेंट लर्निंग। किसने दिया था? तो ये लर्निंग दी थी बी एफ स्किनर ने। किसने दी थी? स्किनर ने। क्या कहते हैं स्किनर? स्किनर कहते हैं कि रिवॉर्ड दोगे तो बिहेवियर अच्छा होगा, पनिशमेंट दोगे तो बिहेवियर का बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बात कर ली कि एक बच्चे ने अच्छे नंबर लिए तो उसको प्रेज मिली, वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा। अ चाइल्ड इज पनिश्ड फॉर मिस बिहेवियर तो अवॉइड्स इट, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? यूज्ड इन एजुकेशन। अब बात कर ली हम, एजुकेशन में अच्छा पढ़ोगे नंबर मिलेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। लर्निंग हेल्प्स इन बिहेवियर चेंज एंड स्किल डेवलपमेंट। लर्निंग क्या करता है? बिहेवियर चेंज और स्किल डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। समझ आ गया? जब पनिशमेंट मिलेगी, आपने मिसबिहेव किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगली बार शायद आप अपना बिहेवियर चेंज करें, मिसबिहेव ना करें, तो हो गया ना बिहेवियर चेंज। स्किल डेवलपमेंट, बच्चे ने टॉप किया, उसको अवार्ड मिले, अच्छे नंबर लेके पास हुआ। लेट सपोज आप हो तो आप आपने नर्स का एग्जाम पास कर लिया तो आप नर्स बन गए, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आप स्किल सीखोगे। चलिए सेक्शन बी देखते हैं, ये 40 नंबर का है। यहाँ भी 7 क्वेश्चन है, आपने 5 करने हैं, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये शॉर्ट आंसर है, छोटे छोटे आंसर देने हैं आपने। बेसिक ह्यूमन नीड, शॉर्ट नोट ऑन बेसिक ह्यूमन नीड। आप में हम सब ह्यूमन हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं, हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं। क्या होती हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स? क्या होती हैं? बेसिक ह्यूमन नीड्स आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल एंड हेल्दी लिविंग। बेसिक ह्यूमन नीड्स बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है हमारी, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे हेल्दी लिविंग के लिए। कितनी तरह की नीड्स होती हैं? तो एक स्कॉलर रहे हैं अब्राहम मस्लो। अब्राहम मस्लो कहते हैं कि नीड्स के लिए वो एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं मस्लोज हायरार्किकल नीड। नीड्स जो हैं वो हायरार्की में आती हैं। हायरार्की में 5 तरह की नीड्स हैं। हायरार्की मींस, हायरार्की क्या होती है? किसी डिपार्टमेंट में एक एक सपोज करो 4th क्लास मुलाजिम है, वो सबसे छोटा है। फिर उसके ऊपर एक पर्सन होगा, कोई असिस्टेंट होगा, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर होगा, उसके ऊपर उससे बड़ा मुलाजिम होगा और सबसे ऊपर होगा हेड। तो हायरार्की में हेड जो है वो सबसे ऊपर है और हायरार्की में 4th क्लास या चपरासी सबसे एंड पे है। तो ये एक हायरार्की है। ऐसे ही वो कहते हैं, मसलो कहते हैं कि नीड की भी हायरार्की होती है। तो 5 तरह की हायरार्की वो बताते हैं। सब हायरार्की, सबसे छोटी नीड, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इंसान पहले सबसे छोटे वाली फुलफिल करता है, फिर उससे ऊपर जाता 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 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आपके लिए जितना है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, फिर सेफ्टी नीड्स होती हैं, फिर लव एंड बिलोंगिंग होती हैं, फिर स्टीम नीड्स होती हैं और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। आप अपनी फैमिली को मद्देनजर रख के इसको समझेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, आप गरीब परिवार से हैं तो सबसे पहले आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी हवा चाहिए और स्लीप चाहिए। तो बेसिक नीड्स क्या हैं? सबसे छोटी नीड फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें हैं आपकी, आप
जिंदा रहना चाहते हैं, आपको अच्छी नींद आए, अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा खाना मिले। तो ये जब नीड फुलफिल हो जाती हैं, फिर आप सेकंड हायरार्की की तरफ जाते हैं। सेफ्टी नीड्स चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, मीन्स एक जॉब चाहिए लाइफ सिक्योरिटी के लिए, आपको घर चाहिए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, घर तो यहाँ चाहिए फर्स्ट वाले में। फिजियोलॉजिकल नीड में रोटी कपड़ा मकान देसी भाषा में। सेफ्टी नीड्स मीन्स अच्छा घर, अच्छी सिक्योरिटी, ठीक है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद जब सेकंड लेवल की नीड पूरी होती है तो आप ऊपर जाते हैं लव एंड बिलोंगिंग के लिए, फैमिली, फ्रेंडशिप, आप शादी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्ती, इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। ये है लव एंड बिलोंगिंग, थर्ड हायरार्की में नीड्स। उसके बाद स्टीम नीड्स, जब 3 नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो आप रिस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, एक स्टीम लाइफ की तरफ जाते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा सोसाइटी में आपका रुतबा। और लास्ट वाली है जब सब कुछ आपको मिल गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, अचीविंग गोल, सारे गोल आपने अचीव कर लिए। क्या जरूरत है नीड्स की? जरूरी है, नेसेसरी फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन्स बैलेंस इन लाइफ, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पेशेंट हु इज हंग्री, सपोज करो एक पर्सन है, एक पेशेंट आया आपके हॉस्पिटल में जो भूखा है, तो पहले क्या है, एंड इन पेन, भूखा है और दर्द में है, तो सबसे पहले वो क्या ट्रीटमेंट चाहिए उसको या पहले उसको खाना चाहिए? तो एक पेशेंट है, सपोज करो कोई बीमारी है, उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो पहले वो ट्रीटमेंट चाहेगा या पहले खाना चाहेगा? पहले वो चाहेगा मुझे बेसिक नीड, मुझे खाना मिले क्योंकि मुझे भूख लगी है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े। तो पेशेंट हु इज हंग्री एंड इन पेन कांट फोकस ऑन ट्रीटमेंट अनटिल, जब तक उसको खाना, उसके पेट में खाना ना जाए, ठीक है, एंड कंफर्ट आर मेट, मीन्स बेसिक नीड, पहले अच्छा उसको खाना मिल जाए, वहाँ जहाँ हॉस्पिटल में है वहाँ अगर गर्मी लग रही है तो फैन हो, ठंड लग रही है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट हो, उसके बाद वो बोलेगा कि आप मुझे ट्रीट करो। नर्सिस मस्ट फर्स्ट मीट, नर्सिस, आप नर्स हैं तो आपने सबसे पहले बेसिक नीड्स की तरफ ध्यान देना है अपने पेशेंट की, उनको खाना देना है, उनको रेस्ट आराम देना है, उनको सेफ्टी देनी है, उसके बाद आपने एडवांस केयर की तरफ जाना है। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स इज असेंशियल फॉर हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए पहले बेसिक नीड्स और उसके बाद ऊपर। तो हाँ, मस्लोज की 5 हायरार्किकल नीड हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर नर्सिस। तो नर्सिस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है? आप नर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है या नेगेटिव? पॉजिटिव रखना है। भाई क्यों ज़रूरी है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, क्यों ज़रूरी है? पहले देखते हैं होता क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स हैविंग अ होपफुल, अ केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो केयरिंग हो, जो होपफुल हो, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, हाँ कुछ अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। क्यों ज़रूरी है? इम्प्रूव्स पेशेंट केयर, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको पता है आपने पेशेंट की केयर करनी है, पेशेंट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, पेशेंट के स्ट्रेस को मैनेज करना है, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हॉस्पिटल में, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपना भी और पेशेंट का भी, और मोटिवेट करना है पेशेंट को भी और खुद भी मोटिवेटेड रहना है। इससे टीम वर्क इंप्रूव होता है। तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स है जो बड़े अच्छे से पेशेंट से बात कर रही है, तो पेशेंट के अंदर का डर जो है वो खत्म हो जाता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये खत्म होते हैं, तो रिकवरी अपने आप आती है, ठीक है ना। आप भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, बदतमीजी में, एटीट्यूड में बात करते हैं। तो कुछ पेशेंट की प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझते हैं, अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने आपके साथ बदतमीजी की है, अच्छे से बात नहीं की? मेरे साथ तो हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन नर्सिंग प्रैक्टिस पेशेंट फील सेफ एंड सपोर्टेड, नर्स हैंडल इमरजेंसी बड़े अच्छे से। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप इमरजेंसीज को अच्छे से हैंडल करेंगे,
और पेशेंट आपके साथ बड़े एक सेफ और सिक्योर फील करेंगे, अपनी फैमिली की तरह। पॉजिटिव एटीट्यूड्स मेक्स अ नर्स एफिशिएंट, केयरिंग एंड सक्सेसफुल। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको नर्सिस को एफिशिएंट बनाता है, केयरिंग बनाता है और सक्सेसफुल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। लर्निंग क्या है? नॉलेज को गेन करना, स्किल्स को गेन करना और बिहेवियर में चेंज लाना। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स डिजायर टू लर्न। डिजायर, कुछ सीखने का डिजायर होगा तभी सीख पाएंगे ना। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगाना सीख रहे हैं, तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो नहीं सीख पाएंगे। इंटेलिजेंस, आपके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए समझने की। इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। हेल्थ कंडीशनिंग, इलनेस रिड्यूस लर्निंग। अगर आप बीमार हैं तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, अगर शोर है तो आप अच्छी लर्निंग नहीं कर पाएंगे, अगर एकदम शांत इन्वायरमेंट है तो आप अच्छी लर्निंग कर पाएंगे। टीचिंग मेथड्स मीन्स बुक से पढ़ा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के ऊपर लिख के पढ़ाया जा रहा है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाया जा रहा है, तो गुड टीचिंग इम्प्रूव्स लर्निंग। टीचिंग अच्छी है तो लर्निंग भी अच्छी होती है। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो लर्निंग आपकी अच्छी होगी, तो मेरी गुड टीचिंग होगी तो आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। इमोशंस, स्ट्रेस रिड्यूसेस कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस है अगर तो कंसंट्रेशन कम होगी। प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे, तो प्रैक्टिस से आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो रिपीटेशन इंप्रूव्स मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो एक क्वाइट शांत रूम में पढ़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, तो वो चीज़ों को बड़े अच्छे से लर्न करेगा। दूसरी तरफ शोर शराबा है तो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो चीज़ें लर्न नहीं होगी। क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव टीचिंग। हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव टीचिंग, हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग एफिशिएंटली। तो टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो टीचिंग अच्छी, स्टूडेंट्स समझेगा अच्छे से। अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स की तो लर्निंग अपने आप इंप्रूव होगी। ठीक है, तो लर्निंग पर्सनल, इन्वायरमेंटल और इमोशनल फैक्टर्स हर चीज पर डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नॉलेज का होना जरूरी है क्या? देखते हैं। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या है? नॉलेज इंफॉर्मेशन है। अभी मैंने आपको कितनी सारी नॉलेज दे दी है, तो नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन। मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। एंड अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो नॉलेज क्या है? ये इंफॉर्मेशन से और अंडरस्टैंडिंग से मिलती है हमें। ठीक है, कैसे? एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से। तो पढ़ने से भी आती है एजुकेशन। आप नर्स हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एजुकेशन मिल रही है ना? हाँ, बट एक्चुअल में आप ये सारी चीजें पेशेंट के साथ करेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस होगा। क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा बिहेवियर बनता है इससे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती है, बढ़ती है, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ते हैं इससे। एक नॉलेजेबल नर्स होगी तो इमरजेंसी कंडीशंस को बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएगी, हर सिचुएशन को, इमरजेंसी सिचुएशन को बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से हैंडल करेगी। इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स, तो अच्छे से काम करेगी एक नर्स, तो जल्दी जल्दी रिकवरी होगी, पेशेंट में आउटकम्स बड़े जल्दी आएंगे। ठीक है, हाँ, इन नर्सिंग हेल्प्स इन गिविंग करेक्ट ट्रीटमेंट। तो आप अच्छा ट्रीटमेंट दोगे, पेशेंट के साथ अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होगा। नॉलेज बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, फाउंडेशन ऑफ स्ट्रांग एंड इफेक्टिव पर्सनैलिटी है। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रांग एंड इफेक्टिव पर्सनैलिटी। सोसाइटी नहीं, नॉलेज इज द फाउंडेशन। नॉलेज नीम है किसकी? स्ट्रांग एंड इफेक्टिव पर्सनैलिटी। आपने स्ट्रांग और इफेक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको एजुकेशन लेनी है, आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज कैसे लेंगे? एजुकेशन से लेंगे, नॉलेज आपके एक्सपीरियंस से भी आएगी। ठीक है, अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इन्वायरमेंट का अफेक्ट होता है? जी हाँ, होता है। कैसे? इन्वायरमेंट मीन्स आपका सराउंडिंग, आपकी फैमिली कैसी है, ये आपका इन्वायरमेंट है। आपका स्कूल कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका कल्चर कैसा है। तो इन सारी चीज़ों का अफेक्ट होता है ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। क्या अफेक्ट होता है? फिजिकल ग्रोथ, अच्छी फैमिली है आपकी, पढ़ी लिखी फैमिली है, पैसे हैं तो न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, साफ सफाई क्लीननेस अच्छा होगा, आपकी फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट होगी, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन से इमोशनल लव डेवलपमेंट होगा, जैसे लव, केयर, सोशल डेवलपमेंट होगा, इंटरेक्ट सोशल डेवलपमेंट मीन्स आप अच्छे से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, बिहेवियर फॉर्मेशन, हैबिट्स अच्छे डेवलप करेंगे, अच्छी वैल्यूज डेवलप होंगी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है ग्रोथ पे? इन्वायरमेंट मीन्स आपकी फैमिली का, आपके स्कूल का, आपकी सोसाइटी का, आपके कल्चर का। तो क्या इफेक्ट है? फिजिकल ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड क्लीननेस, मेंटल ग्रोथ, एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, लव एंड केयर, सोशल डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद पीपल, बिहेवियर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपको समझ नहीं आता तो पहले एग्जाम्पल पढ़ो, फिर आप डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझ आएगा। एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जिसको रेज किया है एक अच्छी सपोर्टिव फैमिली ने, एक पढ़ी लिखी फैमिली है जो बच्चे की सपोर्ट करती है, अच्छे से उसको तौर तरीके सिखाती है, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया डेवलप होगी। ठीक है, एक दूसरी फैमिली है जिसने बच्चे आज़ाद छोड़ दिए हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चा क्या होगा? खराब हो जाएगा। नर्सिस के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नर्सिस एजुकेट फैमिलीज फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट। तो नर्सिस को क्या करना है? एजुकेट करना है फैमिलीज को एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, प्रमोट करना है हाइजीन और केयर। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, मेजर रोल प्ले करता है इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रेटा मीन का मतलब होता है ग्रुप, स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप या लेयर, एक ये स्ट्रेटा, एक ये स्ट्रेटा, एक ये स्ट्रेटा। क्या मतलब है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि सोसाइटी डिवाइड हुई है, ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लेयर्स में डिवाइडेड है, स्टेटस के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, पावर के बेस पे। कैसे? पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। एग्जाम्पल समझ लो पहले। एक सोसाइटी है, इन सोसाइटी रिच पर्सन गेट्स बेटर एजुकेशन। आपके पड़ोस में एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएगा। गरीब आदमी है तो वो बेसिक नीड्स के लिए ही स्ट्रगल करेगा। ठीक है, तो सोसाइटी डिवाइड है, किस में? गरीब और अमीर में डिवाइड है। ठीक है, कास्ट के बेसिस में डिवाइड है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्रा है। मुस्लिम्स में अलग अलग कास्ट में डिवाइड है। रिलीजन के बेस पे सोसाइटी डिवाइड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सोसाइटी में जो डिवीजन है इसी को कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई टीचर है तो कोई पॉलिटिशियन है, पावर के बेस पे डिवाइड है। तो क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी में डिवीजन है अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कोई अमीर है, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है, किसी के पास पावर है तो कोई पावरलेस है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के? सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू लेवल्स, अपर, मिडिल, लोअर क्लास। मोस्टली सोसाइटी तीन क्लासेस में है। अपर क्लास अडानी अंबानी वाली क्लास, मिडिल क्लास जो जॉब वाले लोग हैं, आईएएस आईपीएस, मिडिल क्लास में आ गए, और लोअर क्लास जो गरीब तबका है वो लोअर क्लास में आ गया। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे इनइक्वालिटी होती है ना भाई, एक गरीब है एक अमीर है, कहाँ बराबर है? तो इनइक्वालिटी होगी। सोसाइटी, ये इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये यूनिवर्सल है, ये हर सोसाइटी में है, हर कंट्री में है, हर जगह है, हर मजहब में है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, पोजीशंस आर रैंक्ड फ्रॉम हाई टू लो। तो पोजीशन है, बड़ा रैंक, छोटा रैंक, सबसे छोटा। कैसे? जैसे वर्ण सिस्टम है हिंदुइज्म में, सबसे ऊपर ब्राह्मण, टॉप टॉप वर्ण ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रास। ठीक है,
इससे क्या होगा, इससे लाइफस्टाइल में इफेक्ट होगा, इससे अपॉर्चुनिटीज में इफेक्ट होगा। एक गरीब इंसान है तो क्या वो आईएएस की पढ़ाई कर सकता है दिल्ली में जाके? नहीं कर सकता, उसको पैसे चाहिए, वहां तक कैसे जा पाएगा। दूसरी तरफ से कोई पॉलिटिशियन का बेटा है तो वो बड़ा इजीली चला जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की भी टाइप्स होती है। कैसे? कास्ट सिस्टम, जो अभी मैंने बताया बर्थ के हिसाब से ये होता है, इंडिया में कॉमन है। कैसे? सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आगे, फिर क्षत्रियास आगे, फिर वैश्यास आगे, फिर शूद्रास आगे। तो ये क्या है? ये कास्ट सिस्टम है। कास्ट के बेस पे सोसाइटी बटी हुई है, ये बर्थ के बेस पे होता है। फिर क्लास सिस्टम है, ये बर्थ के बेस पे नहीं होता, क्लास इनकम के हिसाब से होता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा एजुकेशन है, किसी के पास कम एजुकेशन है। कोई बिजनेसमैन है तो उसकी क्लास अच्छी है, तो कोई मजदूर है तो उसकी क्लास छोटी है। फिर एक सिस्टम है स्टेट सिस्टम, ये पहले हुआ करता था। जैसे सबसे ऊपर कौन थे? सबसे ऊपर थे लैंडलॉर्ड थे, नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड थे, फिर पीजेंट्स थे, कलर्जी सिस्टम था। तो ये 3 टाइप्स के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो स्टेट सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, हिस्टोरिकल मींस हिस्ट्रीज में ऐसा था, अब तो नहीं है। अफेक्ट, इससे होगा क्या? तो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई अंबानी अडानी के पास सारे रिसोर्सेज हैं, एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा है, उसके पास गाड़ी है, पढ़ा लिखा है आईएएस अफसर है तो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पावर है। दूसरी तरफ एक चपरासी का बेटा है तो उसके पास रिसोर्सेज की कितनी कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, पावर की कमी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोअर ग्रुप को। ठीक है, कैन कॉज सोशल कन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल, इन सोसाइटी अ रिच पर्सन, एक अमीर पर्सन है, उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है, हेल्थ केयर बेटर ले सकता है वो। दूसरी तरफ गरीब आदमी को हर चीज के लिए स्ट्रगल करना है, इवन रोटी कपड़े मकान के लिए भी स्ट्रगल करना है। नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो नर्सिस मस्ट ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली। भाई कोई अमीर है, गरीब है, अब अंबानी का है, या किसी गांव से गरीब इंसान का बच्चा पेशेंट आया आपके पास, आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है। उसकी कास्ट क्या है, वो शूद्रास है, वो ब्राह्मण है, वो वैश्या है, वो कुछ भी है, आपने सबको बराबर ट्रीट करना है, आपने इक्वल ट्रीटमेंट देना है। ऐसा आप तो नहीं करेंगे ना, गरीब इंसान है तो उसको आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एक पढ़ा लिखा है, एक अमीर है, उसका करेंगे, ऐसा आपने नहीं करना है। चलिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करता है इनइक्वलिटी को, बट इन हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर में सबको बराबर हेल्थ देनी है, सबको फेयरनेस से आपने देखना है, आपने ये चीज करनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फैमिली साइकिल। ये क्या होता है? फैमिली साइकिल इज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैमिली पासिस थ्रू अवर टाइम। के साथ फैमिली में कुछ स्टेजेस से फैमिली आपकी पास होती है, उसी को कहते हैं फैमिली साइकिल। ठीक है, फैमिली आपकी कुछ स्टेजेस से पास होती है। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं हम देखते हैं। फॉर्मेशन स्टेज, मैरिज, आप क्या भाई है उसकी शादी होगी तो फर्स्ट फेज में इंटर हो गया वो फॉर्मेशन स्टेज। उसके बाद एक्सपेंशन स्टेज, आपके भाई के घर बच्चा पैदा हुआ तो एक्सपेंशन स्टेज में चला गया, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। फिर जो आपके बच्चे हैं आपके भाई के, अब वो बड़े हो गए तो स्कूल एज स्टेज, चिल्ड्रन बड़े हो चुके हैं, बच्चों स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद बच्चे वो और बड़े हो गए, टीन एज में इंटर हो गए, एडोलसेंट स्टेज। उसके बाद स्टेज होती है लॉन्चिंग स्टेज, अब चिल्ड्रन 18-20 सालों से ऊपर हो गए, अब अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, नौकरी ले रहे हैं, तो अब वो खुद शादी करेंगे, अगली स्टेज में इंटर होंगे। फिर है एजिंग स्टेज, तो जो आपका भाई था, जब उसका बच्चा बड़ा हुआ, पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर टीन एज में गया, अब उसने शादी कर ली, तो अब जो माँ बाप होंगे वो एजिंग स्टेज में इंटर हो जाएंगे, ओल्ड एज ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो फैमिली साइकिल क्या है? फैमिली साइकिल इज द डिफरेंट स्टेजेस अ फैमिली पासिस थ्रू ओवर द टाइम। तो स्टेजेस ऑफ फैमिली साइकिल कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? फॉर्मेशन स्टेज, जब शादी हो गई तब फैमिली बनी ना, पहली क्या है? फॉर्मेशन स्टेज। दूसरी एक्सपेंशन स्टेज, अब फैमिली बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल एज स्टेज। फिर बच्चे बड़े हो गए, अब टीन एज में पहुंच गए तो एडोलसेंट स्टेज। फिर लॉन्चिंग स्टेज, अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, फिर एजिंग स्टेज। तो टोटल 6 स्टेजेस होती है। नर्सिस के लिए क्यों जरूरी है? ताकि नर्सिस इट हेल्प्स अंडरस्टैंड फैमिली नीड्स एट ईच स्टेज। हर स्टेज में अलग अलग फैमिली नीड है,
तो नर्सिस को पता होना चाहिए बच्चा है तो उसको कैसे देखना है, ओल्ड एज में है तो उसको कैसे देखना है, स्कूल एज स्टेज है तो उसको कैसे देखना है। हेल्प्स नर्सिंग प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट केयर। अ फैमिली विद न्यू बॉर्न बेबीज नीड्स, नए बच्चे हैं तो उनको मैटरनल केयर चाहिए, चाइल्ड केयर चाहिए। तो अगर बड़ा है कोई, बड़े बुजुर्ग आपके पास एडमिट हैं तो जीरियाटिक केयर चाहिए। जीरियाटिक केयर्स मीन उनको मेडिसिनल केयर चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट, आपके पास कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो उसको कौन सी चाहिए, जीरियाटिक केयर चाहिए। फैमिली साइकिल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर की नीड्स जो हैं वो बदलती हैं अलग अलग स्टेज में। तो ये फैमिली साइकिल इसको हमें समझने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमने पेपर कंप्लीट कर लिया है। कौन सा, जीएनएम फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे और पेपर भी हम करवाएं? कौन सा पेपर कराना है वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो तब भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपकी कि नर्सिंग पे इससे पहले हमने वीडियोस नहीं डाली, तो नर्सिंग के बच्चे हमारे पास नहीं हैं, बहुत कम हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं नर्सिंग के, आप उनमें शेयर करें तो ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे तो हम रेगुलर लेक्चर भी लाएंगे, सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो भी ऐसे ही सॉल्व करवाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आप हमारी सपोर्ट करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। गिव एंड टेक, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो मेरा राइट था, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपकी ड्यूटी है इस लेक्चर को हर एक नर्सिंग स्टूडेंट तक पहुंचाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।